सो गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है हम एस ब्लॉक के बाद पढ़ते हैं, बट वो हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है फिलहाल, तो हम पी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पी ब्लॉक में सबसे पहले आता है बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो ये एलिमेंट्स हैं जिन फैमिली के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बोरॉन जो होता है ये होता है 13th ग्रुप का, कार्बन होता है 14th ग्रुप, नाइट्रोजन 15th, ऑक्सीजन 16 एंड फ्लोरीन 17। यहाँ पे नेक्स्ट हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बोरॉन का हमें देखना है, तो ये हो जाता है 2H2 2P1, कार्बन का 2H2 2P2, नाइट्रोजन का 2H2 2P3, ऑक्सीजन का 2H2 2P4 एंड फ्लोरीन का 2H2 2P5। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जनरली यहाँ पे आप 1H2 ऐड कर लें। स्टार्ट होता है 1S से, तो 1H2, देन आता है 2H2, देन आता है 2P। इसमें 1 आता है बोरॉन का, सेकेंड कार्बन का, थर्ड नाइट्रोजन का, फोर्थ ऑक्सीजन का और फिफ्थ फ्लोरीन का। इसके बाद भी जो लास्ट वाले ग्रुप होते हैं जिन्हें कहा जाता है जीरोथ ग्रुप, जीरोथ ग्रुप भी जो होते हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक्स में ही आते हैं। स्टार्ट होता है हीलियम से, हीलियम, देन नियॉन, देन इसके बाद सारे के सारे हमारे इनर्ट गैस आ जाते हैं। तो ये आप नोट कर ले पहले। तो चलिए इनका जनरल कन्फिग्रेशन भी हम देख लेते हैं। जनरल कन्फिग्रेशन में बोरॉन का हमने देखा NS2 NP1, यहाँ हो जाएगा NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4 NH2 NP5। तो इस तरह की इनकी जो फैमिली है उनमें सभी के लास्ट में कन्फिग्रेशन ये रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन का, फ्लोरीन की जो फैमिली होगी, जैसे कि फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टेटाइन। तो इन्हें जो कहा जाता है वो होता है हैलोजन। इनका नाम है हैलोजन फैमिली। देन ऑक्सीजन फैमिली को कहा जाता है कैल्कोजेन, CHALCOGEN। देन नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाता है निकोजेन, निकोजेन फैमिली। तो इस तरह से इनके नाम है। फ्लोरीन के फैमिली को कहा जाता है हैलोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली को कहा जाता है कैल्कोजेंस और नाइट्रोजन की फैमिली को कहा जाता है निकोजेंस। यहाँ पे जो निको वर्ड है इसका मतलब है कि जिनसे फर्टिलाइजर्स बनते हैं। तो फर्टिलाइजर्स बनाने में जो काम आते हैं उनको कहा जाता है निकोजेंस।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट, बोरॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के बाद +3 स्टेट में आ जाता है। सिमिलरली कार्बन के पास होती है +4, देन नाइट्रोजन के पास +5, इसके पास +6 और ये +7। बट देखा गया है कि फ्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो यहाँ पे उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है हमें वो -1, ऑक्सीजन की -2, नाइट्रोजन की -3। तो ये जो सीक्वेंस है ये +7 से लेके -1 तक चलता है फ्लोरीन की फैमिली के लिए। देन ऑक्सीजन फैमिली में +6 से लेके -2 तक, नाइट्रोजन फैमिली में -3 से लेके +5 तक। तो इस तरह से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा है कि सारे के सारे मेटल्स होते हैं, बट पी ब्लॉक में देखा जाए तो हमारे पास मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं एंड मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। यहाँ पे मेटल्स जनरली उनको कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में रेडी रहते हैं, जो जनरली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जनरली क्या करते हैं, मेटल की तरह भी कुछ जगह अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे और कुछ जगह में वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पे बोरॉन के नीचे इस तरह से जितने ब्लॉक्स हैं, सारे डायगनली जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेटलॉइड्स होते हैं। जैसे कार्बन के नीचे यहाँ पे सिलिकॉन आ जाता है, देन जर्मेनियम आ जाता है, गैलियम आ जाता है। इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे मेटलॉइड हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो कभी मेटल्स की तरह अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं और कुछ जगहों पे वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए उनका नाम कहा गया है मेटलॉइड्स। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बोरॉन फैमिली के बारे में पढ़ने में। अच्छा, एक जनरल इनमें ट्रेंड्स पाया जाता है अलोंग द पीरियड, पहले वो देख लेते हैं। हमने देखा 13th ग्रुप, फिर 14th, फिर 15th, फिर 16th, फिर 17th एंड 18th वाला जो होता है ये होता है 0th ग्रुप। मतलब इसमें जितने भी गैसेस होते हैं सारे के सारे
इनर्ट गैस होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब हम पी ब्लॉक में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा, जिसके साथ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बढ़ता जाएगा। देन इसके बाद आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इसकी बढ़ेगी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। देन आयनिक रेडियस भी इसकी डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है एटॉमिक रेडियस वहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो बढ़ती जाएगी, आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे डिक्रीज होते जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ जनरल ट्रेंड्स हैं जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। देन अब हम देखेंगे कि आयनाइजेशन इंथैल्पी में एक चेंज आता है जो कि होता है 14 से 15 के बीच में। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे हमें पता है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है Np1, 14th में Np2, 15th में Np3, 16th में Np4, फिर Np5। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। देन यहाँ पे क्या होता है, जब हम ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल जब हम ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में जाता है, देन सेकंड यहाँ पे एंड थर्ड यहाँ पे। अब देखिए जो Np3 का कॉन्फ़िगरेशन है, Np3 के कॉन्फ़िगरेशन में ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड जो होता है वो हमेशा अपने से एक नेक्स्ट एटॉमिक नंबर वाले कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब कि Np4 का अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनाया है तो उससे ज़्यादा स्टेबल कौन होने वाला है? Np3, जिसकी वजह से इसका जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है वो Np3 का ज़्यादा हो जाता है Np4 से। जनरली क्या होना चाहिए कि Np4 का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है Np4 का कम हो जाता है और Np3 का ज़्यादा हो जाता है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप सीक्वेंस लिख सकते हैं। सबसे पहले आएगा 17th ग्रुप, देन 17 के बाद 16 आना चाहिए बट 16 नहीं आके 15 आ जाता है क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे बने हुए। देन आता है 16 एंड उससे पहले आता है 14 और लास्ट में 13 ग्रुप। तो इस तरह से यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी के सीक्वेंस चलते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे हमारा 15 ग्रुप जो था वो पहले आ गया 16 से और 14 से भी ग्रेटर है, तो पहले में हमने 15 लिखा, फिर 16 और फिर 14।
चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले बोरॉन फैमिली के बारे में। क्लियर है अभी? एक मिनट। हो गया? क्लियर आ रहा है अभी? रिफ्रेश के लिए आप लोग एनसीईआरटी खोल के रखेंगे ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। या पहले बोरॉन के बारे में लिख लें। बोरॉन में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बोरॉन क्या है, हमारा नॉन मेटल है, बहुत ही ज़्यादा रेयर मेटल, बहुत ही ज़्यादा रेयर। इससे जनरली बोरेक्स या फिर कैरनाइट में पाया जाता है। बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7.4H2O, इस ओर के फॉर्म में पाया जाता है। साथ ही कैरनाइट जो है Na2B4O7.10H2O। देखिए यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, यहाँ पे 4H2O है, यहाँ पे 10H2O है। जनरली वो पोगा वैली लद्दाख में पाया जाता है। साथ ही सांबर लेक जो कि राजस्थान है, राजस्थान में है, वहाँ पे ये पाया जाता है। इसे आप लोग याद कर लें।
यहाँ पे इसे करेक्ट कर ले, मेटल नहीं है ये, एलिमेंट होगा यहाँ पे, रेयर एलिमेंट। देन उसके बाद एल्यूमिनियम जो है बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट होता है, एबंडेंट मेटल होता है। फिर ये आप लोग अगर नोट कर चुके हैं तो मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम में हमने लिखा है कि एबंडेंट मेटल होता है। ये एक्चुअली में थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट होता है ऑक्सीजन, सेकंड होता है सिलिकॉन और थर्ड होता है एल्यूमिनियम। मतलब कि अर्थ क्रस्ट में बहुत ही आसानी से जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें से सबसे पहला ऑक्सीजन है, सेकंड यहाँ पे सिलिकॉन है, थर्ड है एल्यूमिनियम। फिर इसके बाद हम अब डायरेक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ये नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उसमें आता है सबसे पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देखा था, जो सबसे पहला 13th ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं NH2 NP1। 14 के होते हैं NH2 NP2। 15 के होते हैं NH2 NP3। 16 में NH2 NP4। 17 में NH2 NP5। इस तरह से ये सारा सीक्वेंस चलता रहता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है p ऑर्बिटल में, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और जिसकी वजह से ये हाफ फील्ड होता है। इसे कहा जाता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है नेक्स्ट वाले कन्फिग्रेशन से। तो यहाँ पे उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, उसमें वेरिएशन आता है। बट एटॉमिक साइज में हम देखें, एटॉमिक साइज तो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे जो सबसे लेफ्ट में है, जो कि 13 ग्रुप, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा। और एटॉमिक साइज सबसे कम होगा हमारा फ्लोरीन वाली फैमिली का। सबसे ज़्यादा हमें दिखा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है, जिसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल रेडियस है उस एटम की वो बढ़ जाती है। बट यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, तो वहाँ पे साइज उसकी कम हो जाती है। देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। शॉर्ट में IE लिखा जाता है। शॉर्ट में इसे IE लिखा जाता है या फिर IP लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी पहली आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी, यहाँ पे देखिए आयनाइजेशन इंथैल्पी हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकाला जाता है तब जो एनर्जी वहाँ पे लगती है उसे कहा जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास S में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन P में 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड में P में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, थर्ड में
P में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, देन 4 जो कि कुछ इस तरह दिखने वाला है, देन इसके बाद यहाँ पे मिलेगा हमें 5 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद जो जीरोथ गैस वाली फैमिली है, जीरोथ ग्रुप वाली फैमिली है, वहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा होगी जीरोथ ग्रुप या फिर 18 ग्रुप की। उसके बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन की फैमिली, देन यहाँ पे ऑक्सीजन की फैमिली, देन नाइट्रोजन, यहाँ पे है हमारे पास कार्बन, और ये बोरोन की फैमिली। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट में फील्ड की गई है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो, तो सभी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है मीन्स सबके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाने पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकली है इसमें कुछ एनर्जी लगी होगी जो कि इन सभी से ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा F, फिर उसके बाद आता है नाइट्रोजन क्योंकि ये हाफ फील्ड है, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन और देन बोरॉन। अब इसके बाद देखा जाए अब इसके बाद देखें तो सभी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यहाँ हम देखिए ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अभी हमने एक एक इलेक्ट्रॉन सभी से निकाल दिया। अब जो नया कन्फिग्रेशन बना है बोरॉन का जिसमें है 2H2, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में फ्लोरीन का जो कन्फिग्रेशन है वो अब ऑक्सीजन की तरह बन चुका है और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन की तरह बन चुका है। तो इन दोनों में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी। तो सेकेंड IE का सीक्वेंस जब लिखा जाएगा तो यहाँ पे फ्लोरीन से ज़्यादा किसका है, ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन आएगा, देन यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के बाद आएगा यहाँ पे देखिए बोरॉन है, कार्बन है। कार्बन जो है उसमें आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर्ड है और फुल फील्ड है जो कि s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे बोरॉन और कार्बन में ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा बोरॉन का, तो बोरॉन का लिख लिया जाएगा, देन आएगा कार्बन। तो इस तरह से यह सीक्वेंस बनता है। यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो थे ये आप अपना प्लेस को बदल चुके थे, बट यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन ने अपना जगह बदला और साथ ही बोरॉन और कार्बन ने अपना जगह बदला। ये था फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये है सेकेंड। अब देखिए थर्ड का देखते हैं। थर्ड में क्या होगा, इसकी एक इलेक्ट्रॉन जा चुकी है, कार्बन की भी ये इलेक्ट्रॉन जा चुकी है, तो S में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ से एक चला गया है, यहाँ से भी एक चला गया है और यहाँ से भी एक चला गया। इसी हम लिख लेते हैं 2+2+2+2+, और यहाँ पे भी 2+। तो यहाँ देखा जाए तो F2+ का जो कन्फिग्रेशन है अब नाइट्रोजन के कन्फिग्रेशन की तरह बन चुका है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल था वहाँ पे हाफ फील्ड में। तो सबसे ज़्यादा अब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए, सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का, फिर होगा ऑक्सीजन का, फिर देखिए नाइट्रोजन का नहीं होके फिर से हो जाएगा कार्बन का, क्योंकि नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है बट कार्बन में यहाँ पे 2 है जो कि पेयर्ड फॉर्म में है और फुलफिल्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, देन आएगा नाइट्रोजन और उसके बाद जाके आएगा बोरॉन। तो ये थी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसे आप आयन के फॉर्म में ना लिखें, अगर आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे आपका सेकंड आयनाइजेशन हो जाएगा O पॉजिटिव का, बट हमें लिखना है सिर्फ ऑक्सीजन का या फ्लोरीन का। तो आप इसे नोट कर ले पहले।
इस टॉपिक में डाउट होने से आप लोग पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हम देखते हैं। तो लेफ्ट टू राइट सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। तो जैसे कि कार्बन के साथ यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो एग्जांपल के लिए हमने लिया है कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा कि देखिए ज़्यादा नेगेटिव आइटम कौन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लोरीन है, सेकेंड कार्बन है, देन हाइड्रोजन है। तो इन सभी ने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं और कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं ये तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर का शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या होता है कि जैसे क्लोरीन एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसका मतलब कि इसकी जो न्यूक्लियर चार्ज होगी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो इसे इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में भी ये पोलैरिटी ला देगा। पोलैरिटी ला देगा इसका मतलब है
कि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादातर ये अपने पास ही रिवॉल्व कराएगा, जिससे कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो टेंडेंसी है कि किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है कार्बन से, देन सिमिलरली कार्बन भी यहाँ हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखने वाला है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कार्बन और हाइड्रोजन में, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो कार्बन की तरफ जाएगा, बट क्लोरीन और कार्बन के केस में ये क्लोरीन की तरफ जाएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। तो यहाँ से हमें पता चला कि कोई भी एटम जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर कर रहे हैं, उसे अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, तब उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना ही ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट करेगा। अब मान लीजिए क्लोरीन की जगह यहाँ पे फ्लोरीन आता है, तो इसकी पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी ज़्यादा है। तो लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं हम 13, 14, 15, 16, 17 ग्रुप में, लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो 17 ग्रुप का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करके रखता है। तो 17 का ग्रेटर हो जाता है 16 से, 16 का 15 से, 15 का 14 से, और 14 से 13 से। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सीक्वेंस है लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ता जाता है। और सिमिलरली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात की जाए तो ये सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा 13th वाला, और सबसे कम हो जाएगा 17th वाला। अब यहाँ पे देखिए, जब अप से डाउन जाएंगे हम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये चार सेम ग्रुप के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो फ्लोरीन में 2 ऑर्बिटल, क्लोरीन में 3 ऑर्बिट, ब्रोमीन में 4 और आयोडीन में 5 ऑर्बिटल। यहाँ पे जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है, उसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो लग रही होगी वो कम होगी। तो इसी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आयोडीन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसे बहुत ही कम अट्रैक्ट कर पाएगा कंपैरिजन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। इस तरह से यह सीक्वेंस चलता जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डाउन द ग्रुप हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे कम होते जाती है ड्यू टू इसकी साइज। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ
रिएक्शन किया और BF3 बना दिया। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वहाँ पे S में 2 ऑर्बिटल थे, P में एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी ऑर्बिट्स में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में ये जाता है एक्साइटेड स्टेट में पहले, उसके बाद फ्लोरीन ऐड होने से यहाँ पे इसे 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं। इसके बाद 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अमोनिया के लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक एसिड की तरह काम कर सकता है, मीन्स करता है, और अमोनिया यहाँ पे एज अ बेस काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने लोन पेयर इसे डोनेट किया है। अब इसके बाद देखिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ बोरॉन शो कर रहा है, बट एल्यूमिनियम क्या करता है, AlCl3, यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास भी एक लोन पेयर के लिए जगह है, तो ये एक एसिड की तरह काम करना चाहिए। बट क्या होता है कि एल्यूमिनियम यहाँ पे जैसे क्लोरीन के साथ इसने 3 बॉन्ड बनाया, सिमिलरली दूसरा जो एल्यूमिनियम होगा वो भी यहाँ पे ऐसे 3 बॉन्ड बनाया होगा। फिर Al जो है वो इस दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन के साथ अटैच होता है और डाइमर फॉर्म कर देते हैं। ये फॉर्म करता है डाइमर। डाइमर का मतलब होता है कि एक ऐसा यूनिट जो आपस में 2 यूनिट मिलके बन रहे होंगे। ये यूनिट हमेशा 2 यूनिट से बन रहे हैं तो इसे कहा जाएगा डाइमर। अगर 3 यूनिट को मिलके बन रहा होता तो उसे कहा जाता ट्राइमर। ये एक्चुअली पॉलीमर का पार्ट है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की इस टेंडेंसी की वजह से ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो आगे जाके ये फिर ना ही एसिड की तरह काम करता है और ना ही बेस की तरह। बट जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड होता है वो एक एसिड की तरह भी काम करता है क्योंकि वहाँ पे एक लोन पेयर की कमी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। एयर के साथ रिएक्शन पे ये सारे के सारे
किस तरह से एक्ट करते हैं। तो एयर से रिएक्ट करने पर सबसे पहले देखिए जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मीन्स इसे हीट किया जाएगा। हीट करने पर ये फॉर्म करेगा E2O3। जैसे कि एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम जब हम लेते हैं तो Al2O3 फॉर्म होता है। सेकंड, अगर यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसे हीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा Aln या फिर Bn, ये फॉर्म करना चाहिए। तो इस तरह से ये एयर के साथ रिएक्शन करता है। देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज। अल्कलीज का मतलब होता है बेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो Al3+ फॉर्म करता है, साथ ही Cl- फॉर्म करता है और H2 फॉर्म कर रहा है। देन जब अल्कली के साथ इसने 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में इसने रिएक्ट किया, तब इसके पास बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स 2Na+ AlOH4-। ये एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, प्लस साथ ही 3H2 जो कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है। तो इस तरह से ये रिएक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट हम हैलोजन का देखने वाले हैं। चलिए, रिएक्शन विथ हैलोजन्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, प्लस X2 ले लिया जाता है, तो ये फॉर्म करता है EX3। यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल के लिए हमने लिया एल्यूमिनियम प्लस Cl2, ये फॉर्म करता है 2AlCl3। यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो टोटल वैलेंसी थी, जो वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स बना सकते थे, वो थे 3, तो वो टोटल 3 क्लोरीन के साथ अटैच होके AlCl3 फॉर्म कर देता है। देन अगर मान लीजिए यहाँ पे Cl2 की जगह Br2 होता या I2 होता, तो वो फॉर्म करता AlBr3 या फिर AlI3। इस तरह से ये फॉर्मेशन होता। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एनामोलस प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू क्लास।